हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे स्नेही छात्र छात्रा, मैं भी कह रहा है खैर मकदम करता हूं आपका आज के इस व्याकरण के क्लास में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम एक ऐसे चैप्टर से आपके साथ जुड़ रहे हैं जो चैप्टर आपके संपूर्ण हिंदी व्याकरण के ज्ञान से आपको परिचित कराता है। जिस भी छात्र के दिमाग में संपूर्ण व्याकरण ज्ञान पूर्ण रूप से सेट रहता है, वह छात्र इस प्रकार के प्रश्नों का सही अंजाम कर सकता है, अन्यथा वह दिग्भ्रमित हो सकता है। क्योंकि वो पद का परिचय पूछता है। सबसे पहले तो संक्षिप्त एक बात आपको बता दें, पद है क्या? देखिए, पद और शब्द, ये शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। अर्थात पद को ही शब्द कहते हैं या शब्द को ही पद कहते हैं। इसमें एक सूक्ष्म अंतर होता है। शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। जैसे कहीं 10 प्रकार के शब्दों को लिख दिया गया और आपसे पूछ दिया गया कि आप बता दीजिए कि ये क्या है, तो आप किसी को जवाब दोगे तो दे देना कि ये शब्द है। लेकिन वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वही पद कहलाता है। जैसे मैं बोलूं कि कमल, तो आपका जवाब होगा कि ये एक शब्द है। लेकिन जो ही हम ये कहेंगे कि कमल एक सुंदर पुष्प है, तो यहां पर कमल आप किसी को बतलाओगे कि ये पद है। चाहे कमल कहो, चाहे एक कहो, चाहे सुंदर कहो, चाहे पुष्प कहो, चाहे है कहो, ये सब के सब पद है। और इसी पद का व्याकरण के नियमों के अंतर्गत व्याकरणिक नियमों से परिचय देना ही पद परिचय है। अब व्याकरणिक नियम में आप क्या क्या दे सकते हो? उसमें उस पद का भेद कि वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, उस पद का लिंग, वचन, कारक, ये प्रमुख होते हैं। भेद, लिंग, वचन, कारक। और यदि वो पद संज्ञा या सर्वनाम का है तो क्रिया के साथ उसका संबंध। यदि वो पद विशेषण का है तो भेद, लिंग, वचन, कारक को लिखने के बाद उसका विशेष क्या है, उस पद में आप विशेष ये कारक नहीं भी दे सकते। लेकिन भेद, लिंग, वचन और विशेष्य, और वो कौन सा विशेषण है ये आप दे करके उसका ये पद परिचय दोगे। लेकिन यदि वो क्रिया विशेषण है, एक क्रिया का पद है, तो यहाँ चीजें बदल जाती हैं। आप क्रिया का भेद दोगे कि अकर्मक या सकर्मक क्रिया है, इन दोनों में से क्या है, या रचना के आधार पर यदि वो क्रिया आ रही है तो वो कौन सा भेद है। अर्थात उसका भेद, लिंग, वचन, किस काल में वो सेंटेंस है, उस सेंटेंस का वाच्य क्या है, सेंटेंस का कर्ता क्या है, इन सारी भी थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। आपको काल का ये क्रिया का पद पर चलेगा। इसका मतलब किसी भी पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय। अब
विद्यार्थी को यदि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिमाग में नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने में उसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। विशेष रूप से 5 बड़े क्लिष्ट होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। शेष 3 में उसको कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। उसका एक ही पार्ट लिखना होता है कि ये बता दीजिए कि ये समुच्चय बोधक है, कि संबंध बोधक है, कि विस्मय बोधक है, तो इसको बताने में दिक्कत नहीं होगी। निपात को बताने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शुरू को बताने में दिक्कत होती है। तो आपको इस चीज को बारीकी से समझना होगा। बहुत से छात्र अभी संज्ञा ही नहीं जानते, वो संज्ञा में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए कि उनके पास संज्ञा की सारी नियमों की जानकारी नहीं होती। तो मेरा प्रयास होगा कि आप उन सारे नियमों को हृदयस्थ करें, सारे नियमों पर एक्सरसाइज करें और अपने को तब फिट घोषित करें कि हम पूर्ण रूप से किसी भी पद का परिचय देने में अब सक्षम हैं। और यदि आपने पद परिचय को सही रूप से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप व्याकरण के विशेषज्ञ हो गए। जीवन में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए पद परिचय की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी हर वीडियो को देखेंगे और उन नियमों को अपने दिमाग में, अपने जेहन में डालने का पूरा प्रयास करेंगे और मेरे मंत्र को याद रखेंगे कि विद्या योगेन रक्षते, आया करत करत अभ्यास से जड़मत योद सुजान। इन 2 बातों को दिमाग में रखेंगे, आप अच्छे बन जाओगे। तो आइए आज हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें कि पद परिचय का पहला जो पॉइंट है, संज्ञा भेद को कैसे जाने। आपको पता है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। मूल रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा को विशेषज्ञों ने केवल 3 भेद बताए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इस 3 में 2 उसने और इंक्लूड कर लिया और प्लस कर लिया। एक समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। इन दोनों को हिंदी व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विलीन कर दिया जाता है। इसलिए क्लास 10th की दृष्टि से आपको विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 2 पर आप स्वयं उसके विशेषज्ञ लगभग हो। हर एक छात्र किसी भी द्रव्य का नाम, किसी भी धातु का नाम, किसी भी ग्रुप का नाम जान सकता है, लेकिन इन तीनों में उसके सामने दिक्कतें आती हैं। तो आइए उसको हम जानें। आप जानते हो कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा संज्ञा कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया का कोई भी नाम आ जाए, हर एक नाम संज्ञा है, लेकिन वो संज्ञा में 2 सीढ़ियों पर आता है। एक सीढ़ी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी सीढ़ी का नाम जातिवाचक संज्ञा। अब जाति में जाति या समूह को आप बोल देते हो कि जातिवाचक है,
मेरे शब्दों में सही रूप से केवल जान लो कि फूल, फल, जानवर, पशु, पक्षी, यही नाम जो है ये जातिवाचक कहलाते हैं। फूल, फल, जानवर, पशु, पक्षी का नाम, और जिनकी नाम की संभावना हो उसको गांव, शहर, किताब, पुस्तक, कलम, दावा, दुनिया के जितने भी नाम हैं ये सब के सब जातिवाचक। नदी, पर्वत, पहाड़, जो भी हो, साधारण रूप में आप जान लीजिए कि फूल, जानवर, पशु, पक्षी के नाम को छोड़ करके, फूल, फल, जानवर, पशु, पक्षी के नाम को छोड़ करके दुनिया के सारे नाम व्यक्तिवाचक। तो ये कौन से बच गए? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन और माह, महीना का नाम यदि आपके प्रश्न पत्र में आ रहा है तो इसको आप व्यक्तिवाचक बोलिएगा। जैसे आपके पेपर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कुछ भी आ जाए तो इसको आप व्यक्तिवाचक लिखोगे। किसी भी तिथि का उल्लेख कर दिया जाए पेपर में, 14 नवंबर, 20 अगस्त, कुछ भी, तो इसको आप व्यक्तिवाचक लिखोगे। तो आप अपने दिमाग में रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन या महीने के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। एक चीज और व्यक्तिवाचक होती है, किसी भी उपनाम को जो किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में प्रयोग किया गया हो और जो दिखने में जातिवाचक संज्ञा लग रहा हो, वो जातिवाचक नहीं होगा बल्कि वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि पंडित जी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और आपसे पंडित जी का पद परिचय यदि पूछा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि आप क्लास 10th के छात्र हो, निश्चित रूप से आपके संज्ञान में ये बात आ जाएगी कि ये जो पंडित जी शब्द का उल्लेख है ये जाति विशेष के लिए उल्लेख नहीं है। ये पंडित जी कोई साधारण पंडित नहीं, बल्कि ये पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का उपनाम था। लोग प्यार से उन्हें पंडित जी भी कहा करते थे। तो पंडित जी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कोई साधारण पंडित नहीं बल्कि वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए उद्धृत किया गया है। इसलिए यहाँ पर पंडित जी शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, बल्कि ये पंडित जी जो होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपके पेपर में आ जाए पंडित जी कथा वाच रहे हैं और यहाँ पर पूछ दिया जाए कि पंडित जी कौन सा पद परिचय में व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तब आप बोलोगे कि पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, ये साधारण वो पंडित जी है, इनकी जाति होती है कथा वाचने वाले। तो ये जातिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी का उपनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और किसी का भी उपनाम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन और महीने के नाम को हम व्यक्तिवाचक लिखेंगे। अब आइए जातिवाचक। अभी मैंने आपसे कहा कि फूल, फल, जानवर, पशु, पक्षी के नाम को हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। फूल, फल, जानवर, पशु, पक्षी, कमल बोल दिया, गुलाब बोल दिया, बकरी बोल दिया, गाय बोल दिया, शेर बोल दिया, चना बोल दिया, गेहूं बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा।
दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो अपने गुण दोष के कारण दुनिया में विख्यात हो गया, वो जातिवाचक शब्द। अब वो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, वो व्यक्ति विशेष का नाम हो गया जो दुनिया में अपने गुण या दोष के कारण जाना जाता है। और इसमें याद रखिएगा, आपके पास मुश्किल से 4 या 5 शब्द आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं जो ऐतिहासिक काल के लोग हैं। उनके नाम का मैं उल्लेख कर दे रहा हूं, इन्हीं नामों को आप अपने संज्ञान में रखिएगा। जयचंद, जो एक देशद्रोही शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया था। पृथ्वीराज चौहान को मौत की नींद सुलवाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जयचंद, धृतराष्ट्र, जिसको दिखने पर भी कोई काम नहीं दिखता है, उनको लोग धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र को क्या? विभीषण, घर का बहनी के रूप में दुनिया में जाना जाता है। कर्ण, दानवीरता के रूप में जिसका नाम दुनिया में विख्यात है। हरिश्चंद्र, जो कभी सत्य से टिके नहीं। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ पै हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार, जो अपनी सत्यवादिता के कारण दुनिया में जाने गए। तो ये नाम यदि आपके प्रश्न पत्र में आते हैं और ये संकेत कर रहे हैं कि यह किसी व्यक्ति को देख करके ही आप उसको बोल रहे हो, तो वहां पर आप उसको ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में उल्लेख कीजिएगा, न कि व्यक्तिवाचक। आपके पेपर में आ गया कि जयचंद एक प्रतापी राजा था, यहां जयचंद व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यदि ये कह देगा कि देखना, देखो जयचंद, आज हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो एक बात तो सीधी सी बात होगी, जयचंदो शब्द आ गया तो जयचंदो अपने आप में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी नाम एक वचन में होता है, बहुवचन में कदापि नहीं होता। और यदि वो बहुवचन में हो गया तो जान लो कि वो शब्द किसी भी कीमत पर व्यक्तिवाचक नहीं है, तो जातिवाचक। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यहाँ जयचंद तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन जयचंद एक गद्दार राजा था, यहाँ पर जयचंद को बोलोगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे धृतराष्ट्र, अरे धृतराष्ट्र को क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? इसका मतलब आप किसी को देख करके उसको अंधे की संज्ञा दे रहे हो। तो ये धृतराष्ट्र शब्द यदि पेपर में आ जा रहा है तो इसको आप लिखोगे कि जातिवाचक है। अरे वो बड़ा अपने को कर्ण बना फिरता है। अरे देखिए हरिश्चंद्र जी आ रहे हैं, किसी को देख करके बोल रहे हो कि अरे हरिश्चंद्र जी आ रहे हैं, ये तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। ऐसे नाम कि आप किसी को संकेत करके बोल रहे हो, वो सारे के सारे शब्द आपके होते हैं जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें सबसे मुख्य चीज है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा कि ता, त्व, पन, आई, आवट, आहट, ये मुख्य प्रत्यय के शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और इन्हीं शब्दों के द्वारा हम भाववाचक संज्ञा की पहचान भी कर लेते हैं। अर्थात यदि किसी शब्द के अंत में ता, त्व, पन, आई, आवट, आहट प्रत्यय जुड़ा हो तो आप उसको तुरंत लिखिएगा कि भाववाचक संज्ञा। नंबर 2, अवस्था बोधक शब्द, जैसे शैशव है, यौवन है, बुढ़ापा है, लड़कपन है। ऐसे शब्द यदि आपके पेपर में आ रहे हैं, बचपन है, तो ऐसे शब्द यदि आ रहे हैं तो इसको आप सीधे सीधे लिखोगे कि भाववाचक संज्ञा। और तीसरी बात, और सबसे अंत में चलते चलाते आपको एक और चीज बता दूं कि भाववाचक संज्ञा के जो भी शब्द होते हैं वे हमेशा एक वचन में होते हैं। लेकिन
उसी शब्द का प्रयोग जब बहुवचन में कर दिया जाए तो वह शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाएगा, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे पेपर में अच्छाई शब्द आया है तो उस अच्छाई शब्द को आप समझिएगा कि ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है, और यदि अच्छाइयाँ आ गया तो उसको आप व्यक्तिवाचक, ये भाववाचक संज्ञा लिखने की भूल मत कीजिएगा, उसको आप जातिवाचक संज्ञा समझिएगा। और अंत में आपको एक और चीज मैं बताता चलूं कि जब कोई भी सेंटेंस रहेगा आपके पेपर में तो भाववाचक संज्ञा जो होते हैं वे प्रायः कारक चिन्हों के साथ जुड़े होते हैं। कमल की सुंदरता, सुंदरता के पहले की आया है जो कारक चिन्ह। राम का शैशव काल, प्रायः काके की चिन्ह उसके पहले होता है, उस तात्वापन आवटाहट के पहले एक उसकी और पहचान है। या कोई भी शब्द आपके पेपर में आ जाए इसके पहले, ठीक पहले कारक चिन्ह दिया हुआ है तो जान लीजिएगा कि वह शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तो आज मैंने आपको संज्ञा भेद बतलाया, कैसे आप किसी भी संज्ञा शब्द को जानेंगे, और वह संज्ञा शब्द है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, इससे आप परिचित हुए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा और इसको अपने दिमाग में डाल करके आप अच्छी तरीके से अपने इस व्याकरण के ज्ञान को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और ज़्यादा उत्साहित होंगे इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।